विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना बिजली का हम अपने सामान्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है विद्युत धारा क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 3 है आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। और चौथा क्वेश्चन है विद्युत धारा के लिए आवश्यक शर्तें। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि विद्युत धारा बनने के लिए या विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉनों का ही प्रवाह क्यों जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कि विद्युत क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सभी कोई जानते हैं कि विद्युत वास्तव में क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो अब सवाल आता है ये ऊर्जा है क्या। ठीक है, ये ऊर्जा क्या है, व्हाट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा का मतलब देहाती शब्द बोल सकते हैं ताकत। ठीक है, तो ताकत चाहिए, कोई भी काम करने के लिए ताकत चाहिए, मतलब ऊर्जा चाहिए। ठीक है, किसी भी इंसान को किसी भी तरह का हिलने डुलने चलने फिरने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम वाहन की बात करें तो वाहन में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वाहनों के लिए ऊर्जा क्या हो सकता है, उसके लिए डीजल हो सकता है ऊर्जा, पेट्रोल हो सकता है ऊर्जा। क्योंकि जब हम वाहनों में डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई वाहन इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता है, तो बैटरी उसके लिए क्या हो गया, ऊर्जा हो गया। ठीक है, सिमिलरली पूरे ब्रह्मांड की अगर बात किया जाए या पृथ्वी के एक एक कण की बात की जाए, तो ब्रह्मांड या पृथ्वी में कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो काम नहीं करता है, सब कुछ काम करते हैं। निर्जीव हो चाहे सजीव हो, पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, सबको काम करना है। बिना काम किए हुए किसी का अस्तित्व नहीं है। जिस दिन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, मतलब किसी भी चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मांड में अगर ले तो पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य है अपना काम कर रहा है, गुरु और जितने भी मतलब बृहस्पति शनि जितने भी सौर मंडल के ग्रह है, वे सब के सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल अपना काम कर रहा है, और सबको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब पृथ्वी पर जितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु और जितने भी निर्जीव सजीव जो कुछ भी है, सब अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो काम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और जब तक किसी भी वस्तु में ऊर्जा रहती है तभी तक उसका अस्तित्व रहता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में आया कहां से है। ठीक है, ऊर्जा कहां से आया है, मतलब कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भाई ऊर्जा जो है इंसान नहीं बना सकता है, सबसे पहली बात। ठीक है, इस पृथ्वी पर ना तो ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। यानी ऊर्जा जो है नेचुरली जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी समय एक बार पूरी ऊर्जा जो है कुदरती तौर पे चारों तरफ उपलब्ध है। ठीक है, अब उस ऊर्जा का विभिन्न रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से हम लोग बल्ब जला देते हैं। ठीक है, तो बल्ब जल गया, वो प्रकाश ऊर्जा बन गया। अगर हम बिजली का इस्तेमाल करके बाजा गाजा बजाते हैं, यानी कि साउंड बॉक्स वगैरह बजाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें से ध्वनि, तो ध्वनि ऊर्जा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से पवन ऊर्जा, पवन का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि ऊर्जा जो है इस धरती में, इस सृष्टि में जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा एक बार कुदरती तौर पे उपलब्ध है और उस ऊर्जा को इंसान नहीं बना सकता है। मतलब ऊर्जा का तो ना उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही विनाश किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा के रूप में अंतर होता है, उसका रूपांतरण करते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब सवाल है कि अगर विद्युत की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का, तो विद्युत में जो कार्य करने की क्षमता आती है वो किसके वजह से आती है। ठीक है, तो जान लीजिए कि बिजली में यानी कि विद्युत में जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किसके वजह से होती है, तो वह होती है आवेश के वजह से। ठीक है, आवेश के वजह से, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यह आवेश ही है जो बिजली को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि अगर विद्युत से आवेश निकाल दिया जाए
तो फिर उसमें कुछ नहीं बचेगा, वो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से हमारे अंदर, हमारे मानव शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो बल है, मतलब भोजन पानी वगैरह 1 महीना के लिए बंद करा दिया जाएगा तो लोग मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, यानी कि उसकी ऊर्जा समाप्त, तो मानव की स्थिति मतलब कि मतलब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सिमिलरली अगर विद्युत से आवेश अगर हटा दिया जाए तो फिर विद्युत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि ये आवेश जो है वो क्या है, तो विद्युत को, बिजली को क्या करता है, काम करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब एक विद्युत के लिए उसका जो ऊर्जा है वह ऊर्जा का स्रोत क्या है, आवेश है। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे आवेश। आवेश क्या है? आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। आवेश क्या है इसको समझिए। तो जान लीजिए कि जितने भी इस ब्रह्मांड में, हम लोग पृथ्वी की बात करें तो जितने भी पृथ्वी पर जितने भी कण हैं, कोई भी चीज, आदमी हो, निर्जीव हो, सजीव हो, ठीक है, पेन की मैं बात कर रहा हूं, या आपके घर में जो भी सामान है, ठीक है, वे सभी सामान क्या से बने हैं, तो वो एटम से बने हैं, परमाणु से बने, ठीक है। सभी सामान किससे बने हैं, परमाणु से बने हैं। और परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है, उसको हम लोग फोटो में दिखाते हैं। बीच में एक नाभिक होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं बनी हुई रहती, चारों तरफ क्या होते हैं, क्या होती है, कक्षाएं बनी होती है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, ये बीच वाला एकदम अंदर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, ये नाभिक होता है। और बाकी ये रास्ते हैं, यानी कि चक्र है कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट और हिंदी में बोलते हैं कक्ष, ठीक है। तो होता क्या है कि परमाणु के नाभिक में बीच में 2 प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। P4 प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और N4 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ये जो रास्ते बने हुए, ये जो चक्र बना हुआ है, कक्षा बना हुआ है, इन कक्षों में, ठीक है, एक निश्चित संख्या में, ठीक है, एक दूसरा तीसरा कण जो है ये भ्रमण करते रहता है, ठीक है, गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो तीनों कण है वो किसी भी पदार्थ, कोई भी वस्तु के जो है एकदम समझ लीजिए सबसे सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ किससे बना है, परमाणुओं से बना है। और परमाणु में कुल मिलाकर के 3 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन कौन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जानिए कि प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। अभी आवेश को मैं डिफाइन करता हूं, घबराइए नहीं। तो प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसा है, उसमें कोई आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश और प्रोटॉन में धन आवेश। तो आप समझिए कि वास्तव में आवेश क्या है। तो आवेश जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, यानी कि आवेश जो है वो पदार्थ का वह गुण है जिसके वजह से पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं या विकर्षित कर सकते हैं। यानी कि पदार्थों के बीच में जितने भी पदार्थ हैं इस सृष्टि में, वे या तो वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं या फिर विकर्षित कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आकर्षण और विकर्षण किस वजह से होता है। तो आकर्षण और विकर्षण, कोई भी वस्तु में आकर्षण या विकर्षण किसके वजह से होता है, तो आवेश के वजह से होता है, ठीक है। मतलब आवेश क्या है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के वजह से वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर विकर्षित करते हैं, ठीक है। वेदर दे अट्रैक्ट टू ईच अदर और दे रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया चार्ज क्या है। यहाँ पर क्या है, चार्ज मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं 2 प्रकार के, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है। तो चार्ज हमारे जो एटम्स में 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन कण कितने होते हैं, 3 गो होते हैं। कौन कौन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और
इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब सवाल है कि वस्तुएं, क्या इतने प्रकार की वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, तो सब एक दूसरे को क्या खींच सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं, विकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं? तो होता है, लेकिन कब? तो यहाँ पर मजेदार बात यह है, जो एटम होता है ना, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जितना मात्रा होता है, प्रोटॉन का भी उतना ही चार्ज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम जो है, ठीक है, वह अपने आप में संपूर्ण होता है और एक तरह से कह सकते हैं उदासीन होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, यानी पदार्थ के एटम अपने आप में क्या होता है? निष्क्रिय होता है। क्यों निष्क्रिय होता है? क्योंकि एक एटम जो है, परमाणु में जितना, ठीक है, जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही मात्रा में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन मात्रा में, मतलब कहने का मतलब है जितना चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं, उनका सब टोटल चार्ज मिला करके आवेश जो होता है, जितना मिला करके होता है, उतना ही आवेश किसमें होता है? प्रोटॉन में भी होता है। मतलब दोनों का चार्ज जो है बराबर होता है, लेकिन एक नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। मतलब कह सकते हैं, अगर 10 रुपया में 10 रुपया प्लस है, उसमें 10 रुपया माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, यहाँ जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है किसी भी एटम में, उतना ही मात्रा में प्रोटॉन पर चार्ज है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? जीरो, रिजल्ट हो जाएगा जीरो। इसका मतलब जो एटम्स होते हैं वे यहाँ पर किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, अभिक्रिया कब करेंगे? जब या तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इसकी लॉस हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन, ये एटम है, इसको अगर किसी प्रकार से हम लोग लॉस कर दे, हटा दें, ये इलेक्ट्रॉन अगर भाग जाता है कहीं दूसरी तरफ, खो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक गायब हो जाता है, चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। वैसे हालात में जैसे ही इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर चले जाते हैं, वैसे ही वह जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेशित। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर खो देता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन की अगर क्षति होती है, इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि वो धन आवेशित माना जाता है। ठीक है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, तो गेन जो होता है, जो गेन करता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, लेता है, ठीक है, वह क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव की मैटर हो गई, तो प्लस प्लस, यानी कि धन आवेश और धन आवेश दोनों को अगर मिलाना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा, दोनों में क्या होगा? विकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, ये एटम का प्रवृत्ति है और ह्यूमन नेचर भी है। इस प्रकार से मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होता है और मेल मेल में रिपल्सन होता है। ठीक है, सिमिलरली एटम्स में भी, और खास करके जो कण है, तो जो धन आवेश होता है, ठीक है, यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, इन दोनों प्लस होता है, धन आवेशित होता है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, आकर्षण होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो जाएगा तो वहां आकर्षण होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब एक ही जात वाले कण के बीच में क्या होता है? एक ही जात वाले कण के बीच में विकर्षण होगा। ठीक है, रिपल्सन होगा, दूर भागेंगे। और विजातीय, अलग अलग जात वाले जो कण होते हैं, उसके साथ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ गया? तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर अभी इस पेन से हम बाल को अगर हम रगड़ेंगे, ठीक है, तो रगड़ करके जैसे ही कोई कागज के टुकड़ा में ले जाएंगे तो कागज के टुकड़ा इसमें आकर्षित हो जाता है। एकदम सिंपल सा ये प्रैक्टिकल, आकर्षित हो जाता है। क्यों होता है आकर्षित? तो जैसे ही इसको अगर हम बाल से रगड़ते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन हमारे बाल में आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल के हमारे बाल में आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और हमारा बाल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, इनावेशित हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसका लॉस हुआ है, इसका गेन, जो लॉस हुआ ना वो पाना चाहता है। ठीक है,
जो इसका अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो छटपटाएगा, परेशान होगा, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से वो इलेक्ट्रॉन खींचने के प्रयास में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कागज को लाते हैं पास में, तो ऐसा माना जाता है कि मान लेते हैं इसमें ऋण आवेशित हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ठीक है। ये ऋण आवेशित हो गया तो उस समय कागज जो है धन आवेश के रूप में अब व्यवहार करता है। इसीलिए जब हम लोग करीब लाते हैं तो ये ऋण आवेशित और कागज धन आवेशित, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो दोनों खींच लेता है। और वो अट्रैक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहता, दोनों सटा हुआ रहेगा, और सटा हुआ दोनों का काम जहां निकल गया, इसके बाद भैया तू अपने जगह पर, हम अपने जगह पर, अलग अलग अपने अपने रास्ता में चला आता है, ठीक है। ये तो इस तरह से वस्तुओं में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो कोई भी वस्तु में अट्रैक्शन या रिपल्सन यानी आकर्षण और विकर्षण का कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या फिर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वैसे ही हालत में क्या होता है, दोनों के बीच में या तो आकर्षण होगा या फिर विकर्षण होगा, ठीक है। तो सेम चार्ज के बीच में विकर्षण और विजातीय जो अलग अलग डिफरेंट जो चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ गया कि आवेश क्या है, तो आवेश जो है किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के वजह से उस पदार्थ में आकर्षण या विकर्षण करने की क्षमता आती है। और आवेश कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, ऋण आवेश और धन आवेश। एटम में कितने प्रकार के कण, तो 3 प्रकार के कण, कौन कौन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है, तो धन आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, तो उसमें कोई आवेश नहीं होता है। एक जो एटम है वह कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है। क्यों, कि जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि मात्रा मतलब उसमें जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन से सब मिल करके जितना चार्ज होता है ना, उतना चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। इसी वजह से कोई भी एटम जो है वो अपने आप में वहां पर निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा तो फिर वो हरकत में आता है और रिएक्शन करना शुरू कर देता है, या इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है या फिर इलेक्ट्रॉन खो करके अपने आप को संतुलित करके मतलब कि निश्चिंत हो जाना चाहता है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंटरेस्टिंग है, विद्युत धारा। तो मैंने विद्युत बताया, विद्युत क्या है, तो विद्युत वास्तव में एक क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा, विद्युत के लिए ऊर्जा क्या होता है, तो आवेश होता है। आवेश ही विद्युत का क्या है, ऊर्जा है। अब आप लोग समझ लीजिए कि विद्युत और विद्युत धारा में अंतर क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि कोई तालाब है, तो उस तालाब में अगर पानी स्टोर है, क्या है, यहाँ पर पानी, ठीक है, वो स्टोर है एक जगह पर, एकत्रित पानी, ठीक है। और अगर इस तालाब में, इसी तालाब में, ठीक है, ये पानी जो स्टोर है, ठीक है, इस पानी को निकासी करने के लिए एक रास्ता खोल देते हैं, तो ये पानी जो है यहाँ से क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। पानी क्या होगा, बहने लगेगा। कहां तक जाएगा, तो भैया जहां तक उसको जाना होगा वो जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक ये पानी पूरी खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो बहने के लिए भी शर्त होता है कि बहेगा, ठीक है, बहेगा। मान लीजिए घर का टंकी, ठीक है, तो घर में टंकी है, तो यहाँ अगर छेद कर देते हैं और नीचे अगर इस तरह से पाइप गया है तभी वो गिरेगा, ठीक है। अगर ये पाइप को हम ऊपर कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर की ओर, तो कितना पानी भरल रहेगा, वो जाएगा, निकलेगा, नहीं निकलेगा। इस तरह का पानी रहेगा तो, ठीक है, इस तरह का पाइप ऊपर किया हुआ रहेगा तो पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके लिए भी जरूरी है क्या, कि एक तरफ ऊंचा होना चाहिए, जो यहाँ पर पानी स्टोर है वो ऊंचा होना चाहिए, और गिरेगा उधर ढाल होना चाहिए, ठीक है, तभी पानी यहाँ से निकलेगा। अगर ये उदाहरण आपको समझ में आ गया तो फिर आपको विद्युत भी समझ में आ जाएगा और विद्युत धारा भी समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पानी जो है, ये पानी निकलता है तो एक धारा का निर्माण करता है, ठीक है। धारा को इंग्लिश में कहते हैं करंट। यहाँ से पानी जब गिरेगा तो एक धार में गिरता है, इसको हम लोग धारा बोलते हैं, ठीक है। आइए अब समझते हैं वास्तव में विद्युत ये क्या है, विद्युत यानी कि स्टोर्ड जो चार्ज है, ठीक है, स्टोर किया हुआ, एकत्रित किया हुआ जो चार्ज है, ठीक है। चार्ज मतलब आप लोग समझ रहे हैं कौन सा चार्ज, यहाँ पर चार्ज का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि ऋण आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश नहीं। आगे हम लोग समझाएंगे ऋण आवेश ही क्यों, इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं, आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ समझ लीजिए ये जो स्टोर किया हुआ पानी है ना, ये समझ लीजिए चार्ज है। तो कैसा चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश को हम लोग कलेक्ट कर लिए यहाँ पर। जैसे कि बैटरी, हम लोग पहले बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं, इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी होता है बड़ा सा, ठीक है, तो उस बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं। जैसे डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, ठीक है। तो चार्ज जब हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आवेश आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आ गया। इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पर जमा कर दिए, ठीक है। तो जो जमा होता है इसको बोलते हैं विद्युत, यही है ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें काम करने की क्षमता आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत। लेकिन जैसे ही विद्युत को, ठीक है, ये जो चार्ज है उसको कोई पाइप के माध्यम से, या पाइप मतलब यहाँ पर क्या, तार के माध्यम से, सुचालक तार के माध्यम से जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल करके बहाते हैं, दूर तक ले जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से तार जोड़ दिए और तार जोड़ करके अब इलेक्ट्रॉन्स जो, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे यहाँ तार से जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बहने लगता है, ठीक है, बहने लगता है। कहाँ तक बहेगा हम लोग देखेंगे आगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक काम करता है तब तक बहेगा। अभी फिलहाल समझिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके क्या करेगा? बहने लगेगा। बहने मतलब एक धारा का निर्माण करेगा। तो यही है विद्युत धारा। विद्युत मतलब ऋण आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसको अगर हम बहा देंगे यानी कि कोई तार से अगर एक जगह से दूसरे जगह तक उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग ले जाएंगे तो यही वाला क्या कहलाता है? विद्युत धारा। इसका मतलब विद्युत धारा का अगर परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग कैसे बोलेंगे? तो विद्युत धारा वास्तव में आवेशों का प्रवाह है। आवेशों मतलब क्या? ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आवेश जो स्टोर किए वो विद्युत है, और आवेश को अगर प्रवाहित कर दिए तो क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। तो समझ में आ गया, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग दूसरे तरीके से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डिफाइन कर सकते हैं, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ये निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कि कितना आवेश कितना गया, यानी विद्युत धारा कितनी मात्रा में जा रही है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं क्या? आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। दर मतलब समय से भाग देना है। एक इकाई समय में आवेशों के प्रवाह, ठीक है, के दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और समय को T से। तो यहां पर हो जाएगा I इज इक्वल टू Q बाय T, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसका SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में, एम्पियर है, ठीक है। क्या है? एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। तो बात समझ में आ गया, विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा अगर हम बैटरी में मान लिया जाए, हम इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पर, आवेश को एक जगह पर स्टोर कर लिए, तो क्या ये बैटरी अगर रहेगा, इस तरह से अगर हम लोग बैटरी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये अगर बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको, इससे विद्युत धारा, इसमें से इलेक्ट्रॉन आवेश जो है हम लोगों ने क्या किया है? स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इससे, इस बैटरी का जो आवेश है उसको प्रवाहित करने के लिए किन किन शर्तों का होना जरूरी है? मतलब पहला क्वेश्चन कि क्या हम इसको, अगर हम लोग यहाँ से रस्सी के माध्यम से, जो रस्सी होता है जो घर में जो सामान, नारियल का रस्सी वगैरह, ठीक है, तो क्या नारियल का रस्सी इस प्रकार से अगर जोड़ देंगे तो क्या विद्युत धारा बहने लगेगी? नहीं बहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर लकड़ी बांध दे, ऐसे करके लकड़ी बांध दे, एक सर्किट बना लेते हैं, तो क्या विद्युत धारा बहेगी?
तो नहीं बहेगी। वही सिर्फ प्लास्टिक का सामान ऐसे करके और जोड़ देते हैं तो क्या विद्युत धारा बहेगी? तब भी नहीं बहेगी। इसका मतलब विद्युत धारा बहने का पहला शर्त है कि ऐसा वस्तु से ही होकर के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है, आवेशों का प्रवाह हो सकता है, जो क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत के सुचालक। यानी कि विद्युत के सुचालक से ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है, विद्युत के कुचालक से नहीं। आप समझते हैं सुचालक क्या होता है? तो जो सुचालक पदार्थ होंगे, सुचालक पदार्थ होंगे, उससे क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो जाता है। यानी सुचालक पदार्थ क्या कहलाते हैं? सुचालक पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जो तार हम लोग खरीदते हैं, तो तार तांबे का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, ठीक है। सोना चांदी का भी तार बन सकता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। फिलहाल सबसे अच्छा क्या है? तांबा का तार, ठीक है। तो तांबा का तार जो है अधिक सुचालक होता है, ठीक है। आगे हम लोग कभी एक आध दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुचालकता या कुचालकता किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि सुचालक पदार्थ कौन से हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर के आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से उसे बह सके, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? विद्युत का सुचालक बोलते हैं। जैसे तांबा का तार, ठीक है, तांबा का तार, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम भी है, ठीक है। तो इन सब तारों से होकर के क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। लोहा का भी तार होता है, उससे भी विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये सब सुचालक हुआ। अब जानिए कुचालक क्या होता है? कुचालक तो इसका उल्टा है। कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह संभव नहीं है, आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है, तो वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? विद्युत का कुचालक बोलेंगे। मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा यानी कि आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो, वे क्या कहलाते हैं? वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, ठीक है। जब बरसात के दिन में हम लोग या फिर पोल वगैरह पर जो काम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? सूखी लकड़ी या सूखा बांस, ठीक है, उसको ले जा करके उसी से हम लोग काम करते हैं। या फिर कोई भी काम करते समय पैरों में प्लास्टिक का चप्पल, जूते पहन लेते हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल भी क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये बहुत सारे सुचालक और कुचालक से आप लोग अवगत हैं। आप लोग जान लीजिए कि विद्युत धारा बनने के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि वस्तु सुचालक होना चाहिए। तो जान लीजिए कि विद्युत धारा बनने के लिए सबसे जरूरी जो शर्त है वह क्या है? कि सुचालक होना चाहिए, ठीक है। सुचालक पदार्थ होना चाहिए। किसका सुचालक? तो विद्युत का सुचालक। इसको लिखते हैं विद्युत का सुचालक पदार्थ होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरी शर्त है वह है विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। अब विभवांतर क्या है? तो विभवांतर है इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये तार है, यहां से इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, इस बिंदु से ए से बी बिंदु तक ले जाना है, तो अपने अपने नहीं जाएगा, ठीक है, अपने अपने ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्यों, कैसे जाएगा? तो इसके लिए हमको दोनों के बीच में क्या उत्पन्न करना पड़ेगा? विभवांतर, ठीक है। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है। विभवांतर जब उत्पन्न होगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर निकलने बहना शुरू करेगा, या इधर से इलेक्ट्रॉन इधर बहना शुरू करेगा, ठीक है। सपोज इस दिशा में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहेगा कब, जब विभवांतर उत्पन्न होगा। अब विभवांतर उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, करने के लिए हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी का। तो बैटरी का काम क्या है, विभवांतर उत्पन्न कर देना। विभवांतर जैसे उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक ताकत मिलता है, इलेक्ट्रॉन को ठेला जाता है, ठीक है। जब ठेला जाता है तब इलेक्ट्रॉन इधर से क्या होता है, पास होकर के जो तार है वायर में गुजरने लगता है, यानी कि वायर से होकर के विद्युत धारा बहने लगती है। दूसरा शर्त क्या है कि विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए, विभवांतर रहेगा तब ही इलेक्ट्रॉन्स जो है गमन कर सकते हैं। चलिए, तो दो शर्त आपको समझ में आ गया, ये दोनों शर्त रहेगा तब ही विद्युत धारा किसी भी माध्यम से होकर के बह सकती है। अब लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों बहते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं, न्यूट्रॉन क्यों नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों बहता है, ठीक है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब बहुत ही मजेदार है, तो इसका जवाब सुन लीजिए कि विद्युत धारा में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्यों बहता है इसको समझ लेते हैं। तो भाई दो व्यक्ति है, मान लेते हैं ये ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोटा है, ये बहुत ही मोटा है, ठीक है, बहुत भारी, भारी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही छरहरा है, यानी स्फूर्तिवान है, स्फूर्तिवान है। दोनों को चलने के लिए बोला जाएगा कि चलिए दौड़िए, तो कौन दौड़ पाएगा, ए दौड़ पाएगा, क्योंकि ये स्फूर्तिवान है, छरहरा बदन है, पतला दुबला है और तेज भागता है, ठीक है। तो ए को हम लोग मतलब कि ए जो है जल्दी से दौड़ेगा, लेकिन बी जो है वो क्या है, भारी है, मोटा है, लोथा है, तो वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आप समझिए कि जो एटम है, एटम के बीच में नाभिक है, नाभिक में ही ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और बाकी इसके इर्द गिर्द क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है, ये लोग बैठा हुआ क्यों है बीच में, तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके ये परमाणु का द्रव्यमान बनाता है, द्रव्यमान, ठीक है। यानी परमाणु कितना भारी होगा ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या कितना है। बाद में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये द्रव्यमान का निर्माण करता है, भारीपन, वजन का निर्माण करता है, इसीलिए ये बीच में अंदर में बैठा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग अगर धूल मिट्टी वगैरह का एक मिक्सचर गिलास में लेते हैं पानी में मिला करके, तो देखेंगे कि जो भारी चीज होगा वो बीच में क्या होगा, नीचे जाकर बैठ जाता है। उसी प्रकार से ये भारी है, लोथा है, मोटा है, तो प्रोटॉन जो है बहुत ही हेवी है, इसीलिए वो अंदर में जाकर बैठ गया है। लेकिन चक्कर कौन लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है, जो चक्कर लगाता है वो स्फूर्तिवान होता है, तेज होता है, ठीक है। तो ये चक्कर लगा रहा है, मतलब ये हल्का है, तो हल्का है तभी ना ये भाग रहा है कक्षा में लगातार। तो विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉन मतलब कि सफिशिएंट होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी सुटेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें स्फूर्ति होता है, मतलब तेज वो चल सकता है। तो जैसे ही कोई वायर से हम लोग जब बहाते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये तेजी से भागता है, ठीक है। ये क्या करता है, तेजी से भागता है, क्यों, क्योंकि ये स्फूर्तिवान होता है। तो सिंपली समझ लीजिए कि कोई भी पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, तो कोई भी पार्टिकल को विद्युत धारा में भाग लेने के लिए दो चीज उनके पास होना जरूरी है। पहला क्या होना चाहिए कि वह स्फूर्तिवान होना चाहिए, यानी वह क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। पहला उसमें शर्त है कि हल्का, यानी कि स्फूर्तिवान होना चाहिए, स्फूर्तिवान होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शर्त कि उसमें आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवेश, यानी कि चार्ज होना चाहिए। जब ये दोनों चीज रहेगा तभी विद्युत का निर्माण होगा। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, उसमें चार्जे नहीं, ठीक है, चार्ज नहीं है तो क्या चीज, कोई काम करने का मतलब आवेश नहीं है, तो उसमें ऊर्जा ही नहीं, ऊर्जा नहीं है तो डेड है, खत्म है, ठीक है। तो जो कण है वो हल्का होना चाहिए और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन में दोनों शर्त है, ठीक है।
का पालन होता है। पहला है कि इलेक्ट्रॉन हल्का भी है, ठीक है, और दूसरा है इसमें आवेश भी है। इलेक्ट्रॉन हल्का भी है और इसमें आवेश भी है। कैसा आवेश? तो सब जानते हैं, ऋण आवेश है, ठीक है। उसके बाद आइए, अगर इलेक्ट्रॉन के जगह प्रोटॉन भाग ले तो क्या होगा? तो प्रोटॉन जो होता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। प्रोटॉन क्या है? भारी होता है, और इसमें भी आवेश होता है। कौन आवेश होता है? धन आवेश होता है, ठीक है। तो आवेश तो है, लेकिन ये बहुत भारी है, ये स्फूर्तिवान नहीं। जबकि जबकि विद्युत धारा के लिए पहला शर्त है हल्का होना चाहिए और स्फूर्तिवान होना चाहिए। तो ये प्रोटॉन भारी स्फूर्तिवान नहीं है, तो आवेश रहने से क्या होगा? जब वो आगे चल ही नहीं पाएगा, इसीलिए प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। तीसरा चीज जो है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो भैया दो शर्त में न्यूट्रॉन हल्का जरूर है, न्यूट्रॉन हल्का होता है, उतना भारी नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन हल्का होता है, स्फूर्ति भी है उसमें, मान के चलिए, लेकिन उसमें बेचारा के पास आवेश ही नहीं। इसमें कोई आवेश है न्यूट्रॉन में? तो ये हल्की है, लेकिन इसमें क्या है? आवेशहीन है, आवेशहीन है। तो भाई न्यूट्रॉन भी विद्युत धारा में भाग नहीं ले सकता है। तो विद्युत धारा में भाग लेने के लिए क्या चाहिए? जो कण के पास स्फूर्ति है, ठीक है, तेजी से चल सकता है, साथ ही उसमें क्या हो? आवेश हो, चार्ज हो, वही विद्युत धारा का निर्माण कर सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों शर्तों का पालन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये लोग विद्युत धारा में भाग नहीं लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगता है तो फिर हमारे जो YouTube चैनल है आपकी क्लासेस HZB को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट करें। हमें कोई सलाह देना हो तो जरूर कमेंट करें, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी कमेंट करें, और शेयर अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दें, अन्य साथियों तक इसको शेयर कर देंगे तो क्या होगा कि जिनको भी जरूरत होगा उन तक यह कंटेंट पहुंच सकता है। हम लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं, तो हम लोग हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें, सबका साथ करें और सबका विकास को हम लोग प्राथमिकता दें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जोहार, जय हिंद।